आज हम लोग कक्षा नवम के हिंदी व्याकरण से समास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है कि समस्त दुनिया की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के शब्द निर्माण तीन तरह से होते हैं। उपसर्ग, उपसर्गों के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा और समास के द्वारा। तो पिछले अध्याय में आपने उपसर्ग और प्रत्यय से बनने वाले शब्द के बारे में विषय आप पढ़ चुके हैं। आज समास के द्वारा शब्दों का जो निर्माण होता है उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समास किसे कहते हैं। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड भी कहते हैं। तो समास के विभिन्न परिभाषाएं हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जिसमें दो तीन भाषा हमने आपको यहाँ दिया है। तो पहला परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को, नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दूसरा परिभाषा है क्या है कि परस्पर संबंध रखने वाले, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। एक तीसरी परिभाषा है कि समास वह शब्द रचना है, समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक चौथा परिभाषा बहुत ही आसान, ये मेरे द्वारा है कि एक से अधिक शब्दों को मिलाने की विधि को समास कहते हैं। समास की परिभाषा जो सबसे सरल मैंने तैयार किया उसका क्या कि एक से अधिक शब्दों को मिलाने की विधि को समास कहते हैं। इस तरह से तीन चार परिभाषा हो गया। अब समास में दो तीन चार बात याद रखना है। समास में क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। दो शब्दों का जब मेल होता है उसके बीच विभक्ति चिन्ह या परसर कहिए या समुच्चय बोधक अव्यय कहते, इसका लोप होता है और दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है। भले दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, लेकिन ये भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाले शब्दों से जो तीसरा पद या शब्द बनता है इसका फिर अलग भिन्न अर्थ हो जाते हैं। तो समास के जो भेद की जहां तक बात है तो मुख्य रूप से चार होते हैं, लेकिन कुल 6 होते हैं क्योंकि तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। तो इस तरह से समास के 6 भेद होते हैं। ऐसे हमने ऐसे क्या है कि समास के 4 भेद, जैसे तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। लेकिन तत्पुरुष समास के भी 2 भेद होते हैं, क्रमधारय समास और द्विगु समास। तो इस प्रकार कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। आप बच्चे वाले क्लास में पढ़े होंगे, ऐसे होगा कि समास के कुल 6 भेद होते हैं। तो यही याद रखना है कि 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्यय भाव समास। क्या? तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। अब बारी बारी से प्रत्येक का हम लोग प्रत्येक को परिभाषित करेंगे और उदाहरण के द्वारा समझेंगे। चलिए पहला है तत्व। हाँ, 2 बात और याद रखना है। लेकिन समास विग्रह की बात आती है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। तो समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। क्या? समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करने या किए जाने की प्रक्रिया को
क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। असमस्त पद दो या दो शब्द मिलते हैं तो उसी को हम समास कहते हैं। तो पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कि वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। अब इसमें आप समझेंगे कि उत्तर पद क्या होता है? पूर्व पद। तो दो पदों से बना, दो शब्दों से बना, तो जब शब्दी विच्छेद करेंगे तो पहला भाग जो होगा वो पूर्व पद कहलाता है या पहला पद कहलाता है, और बाद वाला दूसरा जो होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। ये आप समझ लें। तो वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें एक बात नोट करने वाली बात है कि समास की रचना में समस्त पदों के बीच आने वाले प्रसर्ग को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं या समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। तो इस समास की रचना में समस्त पदों के बीच प्रसर्ग का से पर इत्यादि का लोप हो जाता है। यदि इसका हम जब समास विग्रह करेंगे तो वो आपको प्रसर्ग आ जाएगा। जैसे अब देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण पहला है युद्ध क्षेत्र। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? युद्ध प्लस क्षेत्र, युद्ध प्लस क्षेत्र। और ये युद्ध क्षेत्र का यदि समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? युद्ध का क्षेत्र। देखिए यही का जो है ये का, इसको हम प्रसर्ग करते, इसका लोप हुआ है, जो बीच से ये का लोप है। फिर देखिए दूसरा रसोई घर, संधि विच्छेद कीजिए क्या हो जाएगा? रसोई जोड़ घर, रसोई जोड़ घर। विग्रह करने पर क्या होगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो ये के लिए घर, ये विभक्ति जो है प्रसर्ग है, ये लुप्त है। रसोई घर सीधे हो गया। एक और लेते हैं हस्तलिखित, हस्तलिखित संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? हस्त जोड़ लिखित, हस्त जोड़ लिखित। और समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? हस्त से लिखित, हस्त मतलब हाथ, तो हाथ से लिखित। तत्पुरुष समास हो गया। और हम लोग अब आते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? वह समास जिसका पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है। वह समास जिसका पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है या पूर्व पद उपमेय और उत्तर पद उपमान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या है? कि वह समास जिसका पूर्व पद या पहला पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है। अब यहाँ पर विशेषण और विशेष आप समझते होंगे। विशेषण क्या होता है? कि विशेषता बतलाता है, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है। उसी तरह उपमेय और उपमान, ये अलंकार में पढ़ेंगे। उपमेय जिसका उपमान दिया जाता है उसको उपमेय कहते हैं, और जिस चीज से तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। तो ये याद रखना है कि वह समास जिसका पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है, या दूसरे रूप में आप याद रखेंगे कि पूर्व पद उपमेय और उत्तर पद उपमान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसको उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। इसी में विशेष विशेषण कौन हुआ या उपमेय और उपमान कौन होगा। जैसे एक शब्द लेते हैं नील कमल, तो सबसे पहले तो इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? नील जोड़ कमल, नील कमल। तो ये नील जो है ये विशेषण है। नील क्या है? विशेषण है। और कमल क्या है? विशेष। क्योंकि कमल की विशेषता बतलाया गया ना कि कमल कैसा है? नीला है, नहीं? तो ये विशेषण विशेष हो गया। और फिर ये उपमेय हो गया क्योंकि इसकी उपमान दी जाती है, नहीं? तो कमल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपमान और उपमेय। तो इसमें पूर्व पद क्या है? पूर्व पद उपमेय है और ये उपमान है। तो इसका विग्रह करने पर क्या होगा? नील कमल का क्या होगा? नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल। एक और उदाहरण लीजिए पंचक्की, संधि विच्छेद करें क्या होगा? पंचक्की। तो पन मतलब पानी, पानी जोड़ चक्की। विग्रह करने पर क्या होगा? पानी से चलने वाली चक्की, पानी से चलने वाली चक्की। तो ये पानी जो हो गया ये विशेषण हो गया और ये विशेषण हो गया। अब चलिए तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास
तो वह समास जिसका पूर्व पद यह पहला पद संख्यावाची हो। संख्यावाची का समझते हैं ना, जिसको हम गिन सकते हैं, पहला पद को हम गिन सकते हैं। तो वह समास जिसका पूर्व पद यह पहला पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के बाद समझेंगे, जैसे तिरंगा, तो तीन रंगों का तिरंगा तीन हो गया, रंग माने रंग जानती हैं, तो तीन रंगों का समाहार विग्रह करने पर क्या होगा, तीन रंगों का। तो ये जो इसको हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा तीन जोड़ रंगा, तो ती हो गया मतलब तीन, तो ये संख्यावाचक हो गया, इसलिए ये द्विगु समास है। फिर दूसरा है चौराहा, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, चौ जोड़ राहा, चौ जोड़ राहा, तो चौ मतलब होता है चार, तो ये पहला पद जो हो जाता है चौ मतलब चार, तो संख्यावाचक हो जाता है, इसलिए द्विगु समास। इसका समासिक विग्रह करने पर क्या होगा, चौराहा का चार राहों का समाहार। बहुत सारे उदाहरण है। चौथा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, तो वह समास जिसका न तो पहला पद प्रधान होता है न तो दूसरा पद, अर्थात दोनों पदों में कोई प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पदों से बनने वाले तीसरे पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, और इस तीसरे पद का एक विशेष अर्थ होता है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कर। इसको फिर एक बार समझ लीजिए कि वह समास जिसका न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पदों से बनने वाला तीसरा पद प्रधान होता है, जिसका विशेष अर्थ निकलता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब इसको उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे देखिए, एक शब्द है पीताम्बर, पहले तो संधि विच्छेद करेंगे, पीताम्बर पित्त जोड़ अंबर, पीताम्बर। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर, अंबर मतलब वस्त्र होता है, तो पीला है अंबर जिसका। अब इसका विशेष, ये दोनों पद जो हुआ पित्त और जो अंबर, दोनों पद के मिलने से ये तीसरा पद जो बनता है पीताम्बर, तो पित्त का अलग अर्थ हुआ, अंबर का अलग अर्थ हुआ, पित्त मतलब पीला हुआ, अंबर मतलब वस्त्र होता है, दोनों का अलग अलग अर्थ है, और दोनों के मिलने से तीसरा पद बना पीताम्बर, तो पीताम्बर बना। तो इसका विग्रह करने पर क्या हुआ कि पीला है अंबर अर्थात वस्त्र जिसका, तो इसका एक विशेष अर्थ निकला, अर्थात विष्णु या कृष्ण। विष्णु, ये तीसरे पीताम्बर का अर्थ हुआ विष्णु या कृष्ण, इसीलिए तीसरे पद का जो विशेष अर्थ हुआ, इसके कारण यह क्या है, बहुव्रीहि समास है। एक दो और उदाहरण लीजिए, गजानन, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, गज जोड़ आनंद, गज जोड़ आनंद। तो गज, एक गज मतलब हाथी होता है, आनंद मतलब चेहरा मुख होता है, तो ये दोनों शब्द के मिलने से बना गजानन, दोनों पद के मिलने से तीसरा पद बना गजानन, जिसका एक विशेष अर्थ होता है गणेश जी, क्योंकि विग्रह करने पर पता चलता है। गजानन, गज है आनंद जिसके, गज है आनंद जिसके, तो गज है आनंद जिसके अर्थात गणेश जी, इसका अर्थ क्या हुआ, गणेश जी, तो विशेष अर्थ निकला तीसरे पद का, इसलिए बहुव्रीहि समास हुआ। एक और उदाहरण लीजिए, नीलकंठ, तो नील जोड़ कंठ, तो नील का अर्थ नीला और कंठ मतलब कंठ होता है आपका, तो ये दो शब्द से तीसरा जो बना नीलकंठ, इसका विशेष अर्थ निकलता है शिव, क्योंकि विग्रह करने पर नीलकंठ शब्द का विग्रह करने पर क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, इसलिए बहुव्रीहि समास हुआ। अब पांचवें है द्वंद्व समास। देखिए, पूरे समास में सबसे आसान है वह समास जिसका दोनों पद प्रधान होता है, वह समास जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास। इस समास को याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा कि द्वंद्व समास जो बनते हैं उसके बीच हाइफन, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। हाइफन लगा, जब दो शब्दों में हाइफन लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि ये द्वंद्व समास है। तो क्या है कि वह समास जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें नोट करने वाली है बात कि दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्ह या समुच्चय अव्यय और छुपा होता है। जो योजक चिन्ह जो होता है, हाइफन होता है, उसको हटाकर आप और जोड़ देंगे विग्रह करने पर। जैसे ऐसे समझिए, जैसे है
भाई बहन, देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है ना, तो भाई बहन, ये इसको हटा दीजिए और इसके स्थान पर दीजिए और, तो क्या हो जाएगा भाई और बहन। ये योजक चिन्ह को बदले क्या आ गया, तो इसका विग्रह हो गया भाई और बहन। जितने भी द्वंद्व समास होंगे उसके बीच और आएगा ही, जैसे पाप पुण्य, देखिए ये योजक चिन्ह है, तो पाप पुण्य, इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा पाप और पुण्य। अब छठा है अव्ययभाव समास, अव्ययी भाव समास। तो वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो, वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखो अव्यय का भी अर्थ आपको समझना है। अव्यय का अर्थ होता है कि खर्च नहीं होने वाला, खर्च नहीं होने वाला, ये इसका शॉर्टेज नहीं होता है, इसका रूप नहीं बदलता, जो का त्यों ही रहता है। वो शब्द को आप किसी में लगा देंगे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। इसलिए इसकी जो परिभाषा है, वह समास जिसका पहला पद या पूर्व पद अव्यय हो, यानी बदलता नहीं हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए प्रत्येक शब्द है, इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रति एक, प्रति एक। आ जन्म विग्रह करेंगे तो क्या होगा जन्म से लेकर। अब देखिए ये आ जो, इसको अगर विग्रह कीजिए आ जोड़ जन्म, तो ये आ जो पहला पद है, बहुत सारे ऐसे शब्द बनेंगे आ लगाकर जो आपको अव्ययभाव समास, आजन्म, आमरण, तो आजन्म का क्या हुआ विग्रह जन्म से लेकर। यथा, यथा शब्द है, बहुत सारे यथा शक्ति, यथा भक्ति, बहुत सारे लगा सकते हैं। तो ये यथा जो इसका रूप नहीं बदलता है, तो रूप नहीं बदलता है इसीलिए इसको अव्यय कहते हैं, इसीलिए ये अव्ययभाव समास है। तो यथा शक्ति का जो अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा शक्ति के अनुसार। तो इस प्रकार 6 समास की परिभाषा उदाहरण द्वारा आप समझे, क्योंकि आप 5वां 6ठा से पढ़ते आ रहे हैं, ज्यादा दिक्कत है नहीं, आपको याद आ गया होगा, एक तरह से रिवीजन है, तो आप उसको पढ़ लेंगे। आप पुनः इस पर जो भी प्रश्न होंगे आप उसका जवाब दे सकेंगे, हम प्रश्न उत्तर भी करवा लेंगे। धन्यवाद।